अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सेफ्टी विद मुदस्सिर नवाज़। और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है 1 मार्च 2020 और 1 मार्च का दिन दुनिया भर में सिविल डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि मेंबर है, तो पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि वो किसी भी कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत की सूरत में अपनी और दूसरे लोगों की जानों को बचा सकें। तो ये तब ही किया जा सकता है जब आप सिविल डिफेंस की या सेफ्टी की बुनियादी तरबियत को हासिल करें। तो सिविल डिफेंस का जो ये अदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेफ्टी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है जिससे आप जो है वो बाकी तमाम मालूमात ले सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि हम छोटी छोटी टिप्स गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड करते रहें ताकि जो लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर जो है ये तरबियत हासिल नहीं कर सकते किसी भी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को देखें और अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो कम्युनिटी के लिए बनाए गए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो महफूज हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप सब के लिए मेरे पास है एक सरप्राइज़, और वो है इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक जो कि आपको जो है वो मिल सकती है। तो जिस को वो बुक चाहिए वो कमेंट्स में जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस शेयर करे ताकि हम उसको जो है ये बाय ईमेल या व्हाट्सएप जो है वो ये बुक को फॉरवर्ड कर सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल फायर हैज़र्ड्स। तो इसमें जो है वो जाने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में जो है अगर बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 16,500 के करीब जो है वर्कर्स जो है उनकी वर्क प्लेस पे जो है वो फायर के इंसिडेंट्स की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है, और 1,64,000 इंजर्ड हो जाते हैं या परमानेंट डिसेबिलिटी उनमें आ जाती है, जो कि जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग फिगर्स हैं। तो इसमें जो 15% जो जिम्मेदार है वो मशीनरी का फेलियर है या इक्विपमेंट का फेलियर है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट होते हैं, और इसके बाद जो 85% जो है वो ह्यूमन एरर इसमें इन्वॉल्व है या उसकी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि ह्यूमन एरर या नेग्लिजेंस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं मेजर फायर हैजर्ड्स की, जो कि इंडस्ट्री में जो है वो ज़्यादातर जो है वो जिम्मेदार होते हैं आग के लगने के। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फायर हैजर्ड है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फायर के इंसिडेंट्स के लिए, वो है कंबस्टेबल डस्ट। तो कंबस्टेबल डस्ट तकरीबन हर किस्म की इंडस्ट्री में पाई जाती है और वो एक आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली इसको ओवरलुक किया जाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेडली है। तो इसकी जो इंडस्ट्रीज की मेजर कॉज है फायर की वो ये उनमें से आती है, और उसके बाद इसमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये किसी बिल्डिंग को गिरा सकती है या उसको सीवियर डैमेज कर सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टेलिटीज हो सकती हैं। इसके बारे में अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं तो NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का कोड नंबर 652 जो कि फंडामेंटल ऑफ कंबस्टेबल डस्ट के बारे में है, इसको आप स्टडी करें तो इसमें इसकी मजीद गहराई पे आप जा सकते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, प्रिवेंशन कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर डस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाए, वो यूज़ किया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे रेगुलरली इंस्पेक्शन की जाए ताकि जो है कोई भी डस्ट की एक्यूमुलेशन ही ना हो सके जो कि डस्ट एक्सप्लोजन का बाइस बने। इग्निशन सोर्स जो है वो उससे दूर रखें या वहां पर मौजूद ना हो, और क्लीनिंग मेथड्स जो हैं जो कि जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए ताकि डस्ट जो है वहां पर जनरेट ही ना हो सके। तो जिस एरिया में काम हो रहा है वो नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए, ओपन फ्लेम या स्पार्क वगैरह वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मशीनरी को प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए ताकि उससे कोई स्पार्क या फ्रिक्शन पैदा ना हो सके जिसकी वजह से जो है वो डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हॉट वर्क की। ये भी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसमें क्या है कि ये भी एक लीडिंग काज इसको हम कह सकते हैं, और इसमें जो है वो
डस्ट जो कंबस्टेबल डस्ट को जो है वो फायर के जो इंसिडेंट होते हैं उसमें मेन कल्प्रिट है ये भी। और अगर किसी वजह से जो है वो टेम्परेचर किसी जगह 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो ये 35 फीट दूर तक जो है वो चीज़ों को आग लगाने का पोटेंशियल रखता है। तो हॉट वर्क के नतीजे में होने वाले जो नुकसानात हैं या जो नुकसानात हो सकते हैं उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी प्रिवेंशन में आता है कि कोशिश करें अगर हॉट वर्क के बगैर काम हो सकता है तो उसकी तरफ जाएं। तो बाज़ औक़ात ये पॉसिबल नहीं होता, तो अगर कहीं पे ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम अवॉइड करें तो वहाँ के जो पर्सनल काम करने वाले लोग हैं वो हाईली ट्रेंड हों। उसके बाद जो है वो जो एरिया है जहाँ पे हॉट वर्क किया जा रहा है या किया जाना है वो एरिया फ्लेमेबल मटेरियल से बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद वर्क परमिट सिस्टम जो है उसके मुताबिक जो है वो रिटन उसका परमिट हासिल किया जाए और फिर काम करने के दौरान उसको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाए, तो हम जो है हॉट वर्क के जो हैजर्ड्स हैं उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस। ये भी इंडस्ट्रियल फायर की बहुत बड़ी एक जो है वो जिम्मेदार होती हैं। तो ये ज़्यादातर केमिकल प्लांट्स वगैरह के जो जगह हैं वहाँ पर जो है ये लिक्विड फायर या गैसेस फायर हो सकती हैं। तो इसकी मेन काज जो हो सकती है वो है इन प्रॉपर स्टोरेज। फ्लेमेबल लिक्विड्स को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता या गैस की लीकेज हो जाती है जिसकी वजह से बहुत बड़े सानहे हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचना है, तो सबसे पहले मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स जो हैं वो जितने भी लिक्विड्स हैं उनके साथ आती है उसको प्रॉपरली स्टडी कर लिया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि इस मटेरियल को या इस लिक्विड को हैंडल करने के लिए क्या क्या केयर की ज़रूरत है। उसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड्स को प्रॉपरली स्टोर किया जाए, इग्निशन सोर्स कोई भी जो है उनके करीब ना हो, और उसके बाद इनको हैंडल करते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल इंश्योर किया जाए, तो इनसे हम इस तरह से बच सकते हैं। तो उसके बाद नंबर 4 पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इक्विपमेंट एंड मशीनरी है। बाज़ औक़ात इक्विपमेंट या मशीनरी के फेलियर की वजह से भी जो है वो फायर के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो फॉल्टी इक्विपमेंट या मशीनरी इसमें मेन कल्प्रिट है। तो इसके साथ साथ जो है वो हीटिंग एंड हॉट वर्क इक्विपमेंट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में जो है वो फ्रिक्शंस वगैरह हो सकती हैं मूविंग पार्ट्स की वजह से जिससे जो है स्पार्क पैदा होता है और उससे जो है वो आगे फायर का खतरा पैदा हो जाता है। अब इसमें हमने करना क्या है, कैसे प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं, तो इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को बार बार पीरियोडिकली ये बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नुकसान दे सकती हैं, हैजर्ड कौन कौन से हैं। अच्छी अवेयरनेस होगी उतना ही अच्छा जो है वो वर्कर काम करेगा, तो नुकसानात का खदशा कम से कम हो जाता है। इसके बाद हाउस कीपिंग प्रोसीजर्स या क्लीनिंग जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों ताकि जो है वो नुकसान का खदशा जो है वो कम हो। कंबस्टेबल डस्ट वगैरह वहाँ पे इकट्ठी ना हो रही हो जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसके बाद मेंटेनेंस इंक्लूडिंग लुब्रिकेशंस, जो मशीनों के पार्ट्स में कुछ लुब्रिकेशंस की ज़रूरत होती है तो वो लुब्रिकेशन प्रॉपर हो ताकि फ्रिक्शन की वजह से कहीं स्पार्क पैदा ना हो। इसके बाद लास्ट पे हमने जो डिस्कस करना है जो मेन हैजर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। ये बहुत बड़े, ये भी जिम्मेदार हैं किसी भी इंडस्ट्री में आग के लगने के। तो इसकी जो वजूहात हैं उनमें जो है वो एक्सपोज्ड और नॉट अप टू द कोड वायरिंग जो है वो यूज़ की जाती है, यानी कि तारें नंगी अगर हैं या जो है ऐसे कोड्स की तारें यूज़ की जाएं जो कि उतना लोड नहीं उठा सकती। तो ओवरलोड सर्किट बाज़-औक़ात कर दिए जाते हैं, सर्किट पे ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है, एक्सटेंशन कॉर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद एक स्टैटिक चार्ज है, ये भी आग लगाने का पोटेंशियल रखता है। तो इसमें लास्ट पे कहा गया है कि अगर जो है वो इन हैजर्ड्स की वजह से स्पार्क वगैरह पैदा हो तो वो फ्लेमेबल लिक्विड्स को भी आग लगा सकते हैं या गैसेस को भी आग लगा सकते हैं या कंबस्टेबल डस्ट की वजह से डस्ट एक्सप्लोजन का भी सबब बनते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बचने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस और प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और मशीनरी की मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो जिस मशीन पे काम नहीं हो रहा या जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसका जो स्विच है ये वो बोर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए, ये वो अनप्लग्ड कर दिया जाना चाहिए।
उसके बाद एक्सटेंशन कोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। ये जो लीड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कहीं इस्तेमाल करना तो उस स्पेसिफिक एक वक़्त के लिए यूज़ किया जाए। इसको प्रॉपर उसका हल जो है वो कभी भी ना समझा जाए। उसके बाद एंटी स्टैटिक इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो कि एंटी स्टैटिक इक्विपमेंट में आता है जिसमें स्टैटिक चार्ज से जो है वो बचा जा सकता है। वो उसमें मुख्तलिफ एनएफपी और ओशा के जो है वो उसमें उन्होंने प्रॉपरली बताया हुआ है। तो उसके मुताबिक जो है एंटी स्टैटिक इक्विपमेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए। उसके बाद फॉलो रेगुलर हाउस कीपिंग प्लान, जो सफाई सुथराई का जो प्रॉपर निज़ाम है जिसमें कंबस्टेबल डस्ट को सफाई की जाए। उसके साथ साथ जो हैजर्डस मटेरियल वगैरह जो है इसकी क्लीनिंग जो है वो हाउस कीपिंग जो है वो प्रॉपर हो। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इम्प्लीमेंट अ रिपोर्टिंग सिस्टम। एक रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो इंडस्ट्री में मौजूद होना चाहिए जिसकी वजह से अगर कोई हादसा होता है या रोनमा होने से बच भी जाता है तो उसको भी रिपोर्ट किया जा सके ताकि जो है वो नेक्स्ट जो है उस तरह के हादसे को होने से रोका जा सके। तो लास्ट में जो है वो आप लोग जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में लाजमी दें ताकि जो है वो आप सबको जो है इंडस्ट्रियल फायर हैजर्ड्स के मतलब जो बुक है वो प्रोवाइड की जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।